हाँ, तो बच्चों पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है उसमें हमने कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारी जो एक बॉडी थी वो एक्सटेंडेड बॉडी थी, यानी पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं थी। उसमें हमने जो एग्जांपल लिए थे, रॉड का एग्जांपल लिया था हमने, एक सेमी सर्कल का एग्जांपल लिया था। उसके अलावा और भी हमने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए हम लोग 3D की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहें तो उसमें कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये बहुत यूजफुल होता है। तो इसको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि कॉलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से पढ़ा जाता है। दूसरा, हम कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में ये डिस्कस करेंगे कि दोनों ही चार्जेस जो होते हैं वो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वेदर द चार्जेस आर इक्वल और नॉट। यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कॉलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ये बात भी यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट कॉलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो उस चीज को यहां पर देखिए हम कैसे डिस्कस करते हैं। यहां मान लीजिए हमने ये चार्ज लिया हुआ है Q1 और इससे r दूरी पर हमने एक दूसरा चार्ज लिया हुआ है Q2। क्लियर हो गया। अब देखो, मान लीजिए हमने Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, यानी कि लाइक चार्ज है तो इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन। ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है, चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है। तो Q1 इसको इधर रिपेल कर रहा है। मान लीजिए ये जो फोर्स लगा रहा है ये लगा रहा है F21, फोर्स वेक्टर है इसलिए मैं एरो लगा रहा हूं। F21 का मतलब है कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। इसने इस पर जो फोर्स लगाया है ये लगाया है F12, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। हम लिख सकते हैं कि F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 और F21 को हम कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर हो गया? ठीक जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमने मान लिया कि ये वाली जो डायरेक्शन है इसका नाम है R12 कैप। यानी कि जो R12 कैप है, कैप जिसके ऊपर लग जाता है तो समझ लीजिए कि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने मान लिया कि Q1 से Q2 की तरफ जब चलेंगे तो इस डायरेक्शन का नाम होगा R12 कैप, और अगर हम Q2 से Q1 की तरफ आएंगे तो ये जो डायरेक्शन है इसका नाम है R21 कैप। यानी कि R12 कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 Q1। देखिए, डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। मैंने कहा कि Q1 से Q2 की तरफ जो डायरेक्शन इसका नाम बताइए, तो इसका नाम है R12 कैप, और इस नाम को हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। वेक्टर्स में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में। ठीक है, तो R12 कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। इसी तरह से R21 कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। क्लियर हो गया? ठीक, तो ये हमें यूनिट वेक्टर्स पता है कि भाई इधर वाली डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है ये R21 कैप है, इधर वाली डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो R12 कैप है। यानी कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो वास्तव में नेम ऑफ डायरेक्शन होता है। नेम ऑफ डायरेक्शन को अगर हम ध्यान से समझें तो नेम ऑफ डायरेक्शन का मतलब, आप अगर वेक्टर में पढ़ेंगे तो वेक्टर में आप लोगों ने काफी डिस्कस किया हुआ, बाकी थोड़ी देर बाद इस टॉपिक बाद डिस्कस कर दूंगा मैं थोड़ा वेक्टर्स के बारे में भी, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल आप ये समझिए कि अगर हम इधर से इधर वाली डायरेक्शन का नाम रख रहे हैं तो वो है R12 कैप, उधर से इधर वाली डायरेक्शन का नाम जो रख रहे हैं वो है R21 कैप। F21 वेक्टर ये है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। F12 वेक्टर यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी वेक्टर है, वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड। अगर उसके मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भाई साहब वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन वो वेक्टर क्वांटिटी देगा। क्या देगा? वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से अगर मान लो मैं फोर्स की बात करूं तो भाई साहब फोर्स कितना है अगर मैं ये निकालूं, ये वेक्टर है फोर्स कितना है अगर मैं ये निकालूं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो F। मैग्नीट्यूड को बाय एरो नहीं आता, आप पढ़ चुके हैं। और मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, तो डायरेक्शन। ठीक है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमें पता है कि Q1 चार्ज की वजह से Q2 पर जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, या Q2 की वजह से Q1 पर जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज
ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो कितना होगा भाई, ये होगा F21 इज इक्वल टू, हमने अगर मान लो मैं इसको F21 वेक्टर लिखूं, F21 वेक्टर यानी कि फोर्स है ना, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इससे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड है F21 मल्टीप्लाई बाई, इसमें क्या करना है हमें, इसकी डायरेक्शन। तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसका नाम कौन सा है, R, ये है R12 कैप। नहीं आई बात समझ में। अगर मैं तुमसे कहूं कि F21 की वैल्यू बताइए, F21 वेक्टर कितना है, तो ये क्या होगा, F21 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई F21 की डायरेक्शन। जैसा कि मैंने यहां बताया, कोई भी जब वेक्टर लिखा जाता है तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन। तो जैसे ये फोर्स है F21, तो फोर्स को अगर मैं लिखूंगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन। तो F21 का जो मैंने मैग्नीट्यूड माना है वो कितना माना है, F21 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये है F21 और मल्टीप्लाई बाई इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो इस वाली डायरेक्शन का नाम क्या है, R12 कैप। तो मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड को तो वो वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो मैग्नीट्यूड कितना है F21। तो आपको कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड तो लगाना आता है ना, Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, A Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर मैं लिखूं कि F21 वेक्टर कितना है, तो आप लिखोगे F21 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है R12 कैप। तो भाई साहब F21 की वैल्यू कितनी आएगी, F21 इज इक्वल टू आएगा A इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 कैप। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि ये फोर्स आ गया, कौन सा वाला, ये वाला फोर्स। इसी तरीके से अगर हम देखें कि Q1 पर Q2 कितना लगा रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या मान लिया जाए, देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि F12 मल्टीप्लाई बाई इसकी डायरेक्शन। अरे F12 वेक्टर है, F12 वेक्टर कैसे लिखेंगे कि F12 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई F12 की डायरेक्शन। F12 यानी फोर्स है Q1 पर Q2 की वजह से, तो कौन सी डायरेक्शन लग रहा है, इधर वाली में। अरे यही तो डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या है, R21 कैप। अरे यही तो होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ से जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि ये जितना फोर्स इस पर इधर लगाएगा तो उतना ही ये फोर्स इस पर इधर लगाएगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, A Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये आएगा F12 इज इक्वल टू A Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम इसको F12 वेक्टर में लिखेंगे तो F12 वेक्टर इक्वल टू F12 मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन सी है उसकी, इसकी डायरेक्शन इधर वाली है, ये है R21 कैप। तो कर दो भाई मल्टीप्लाई, तो ये आएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू A Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R21 कैप। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वेक्टर में कि अगर मान लो इस वाली डायरेक्शन का नाम, ये जैसे डायरेक्शन है इसका नाम आई कैप है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाली क्या होती है, माइनस आई कैप। अरे होगी नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं तुमसे ये कहूं कि भाई ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, R12। अरे क्या नाम इस डायरेक्शन का, R12 कैप। इस वाले डायरेक्शन का नाम क्या है, R12 कैप। तो R12 कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, इधर वाले डायरेक्शन का नाम क्या है, R21। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस, अरे देखो दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना, दोनों ही डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो हम लिख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप। ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे इस वाली डायरेक्शन का नाम अगर आई कैप है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप। यानी कि अगर इस वाली डायरेक्शन का नाम R12 कैप है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का नाम क्या होगा, भाई इस वाली डायरेक्शन का नाम बताओ, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस R12 कैप। अरे होगा नहीं होगा, बट भाई साहब मैंने तो इस वाली डायरेक्शन का नाम क्या माना है, R21 कैप। नहीं आई बात समझ में भाई। जैसे आप लोग उसमें पढ़ते आए हैं वेक्टर में, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप, इधर जे कैप, इधर माइनस जे कैप। तो मैंने इस वाले डायरेक्शन का नाम क्या माना था, R12 कैप। इसके जस्ट अपोजिट क्या माना है, R21 कैप। तो मुझे पता है कि अगर ये वाली डायरेक्शन आई कैप है तो ये माइनस आई कैप होगा। तो अगर इस वाली डायरेक्शन का नाम मैंने R12 कैप लिखा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन का नाम क्या लिखूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस R12 कैप।
यानी अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को R12 कैप कह रहा हूं तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस R12 कैप, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे। बट मैंने इस वाली डायरेक्शन का नाम क्या माना, ये है R21 कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R21 कैप की जो वैल्यू आई, R21 कैप, ये वास्तव में किसके बराबर है, माइनस R12 कैप के। अरे है या नहीं है? तो एक काम करिए, इसमें R21 कैप की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी, यानी कि ये जो बनेगा वेक्टर फॉर्म में, F12 वेक्टर इज इक्वल टू A Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21 कैप की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का R12 कैप। तो माइनस को आगे ले लो, तो यहां से आएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस A Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये इक्वेशन है थर्ड। कौन सी इक्वेशन है, थर्ड। अगर हम ध्यान से देखें यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को, तो A Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 कैप, A Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 कैप, तो ये तो भाई साहब सेम है यहां पर। तो फ्रॉम इक्वेशन मैं यहां पर लिख सकता हूं आगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, तो यहां से हमें जो मिलेगा, ये मिलेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा भाई, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा हुआ है। F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यानी कि यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि अगर इसने इस पर 50 न्यूटन का इधर लगाया, तो ये इस पर 50 न्यूटन का ही उसके अपोजिट लगाएगा, यानी F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि F12 और F21 के मैग्नीट्यूड सेम है, बट नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शंस अपोजिट हैं। क्लियर हो गया? तो यानी कि इसकी वजह से इस पर जो लगने वाला फोर्स है F21, वो इसकी वजह से इस पर लगने वाले फोर्स F12 के बराबर और अपोजिट है, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। ये चीज यहां पर प्रूव हो रही है। और ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है कि अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर 60 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। कैसे लगाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वही तो हो रहा है कि अगर मान लो F12 और F21 को देखें तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब कि अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि 5 किलोग्राम की बॉडी है, ये कितने की है, 5 किलोग्राम की, और ये है 50 किलोग्राम की। अगर मान लो 5 किलोग्राम की बॉडी ने इस पर 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, 5 किलोग्राम की बॉडी ने इस पर 50 यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो 50 किलोग्राम की 5 किलोग्राम पर क्या 5 न्यूटन लगाएगी? नहीं। अगर 5 किलोग्राम की बॉडी इस पर 50 न्यूटन लगा रही है, तो ये भी इस पर 50 न्यूटन का ही इधर लगाएगी। यानी कि मासेस चाहे अलग अलग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम चार्जेस की बात करें, मान लो ये 5 कूलम और इसका चार्ज मान लो 50 कूलम, तो अगर ये 5 कूलम का चार्ज 50 कूलम पर 50 न्यूटन लगा रहा है, तो क्या 50 कूलम का इस 5 कूलम पर 5 न्यूटन लगाएगा? नहीं। अगर इसने इस पर 50 न्यूटन लगाया, तो ये भी इस पर 50 न्यूटन ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। बात क्लियर हो गई? तो यानी कि एक चीज क्लियर है कि बोथ द चार्जेस एक्सपीरियंस ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। बोथ द चार्जेस कौन से? Q1 Q2, यानी बोथ द चार्जेस ऑलवेज एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वेदर द चार्जेस आर इक्वल और नॉट। चाहे चार्जेस की वैल्यू सेम है या नहीं है, या मासेस की वैल्यू सेम है या नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों ही चार्ज एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। जैसे F12 F21, ये क्या होते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर हम फोर्सेस के उस पेयर को कहते हैं जिनका नेचर सेम होता है, जिनका नेचर सेम होता है। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो ये भी कैसा फोर्स होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? यानी एक्शन रिएक्शन पेयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि दोनों ही जो फोर्सेज हैं वो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। दोनों ही जो फोर्सेज होते हैं, एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेज है, एक को हम एक्शन कहते हैं तो दूसरे फोर्स को क्या कहते हैं? रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेज है उनसे पेयर बन गया, दैट इज द एक्शन रिएक्शन पेयर। बट एक्शन रिएक्शन पेयर की खासियत क्या होती है? हम किन दो फोर्सेज के पेयर को एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं? तो सबसे पहली बात क्या है कि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि इसने तो इस पर लगाया इलेक्ट्रिक फोर्स, इसने इस पर लगा दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये लगाएगा क्योंकि ये 50 किलोग्राम की बॉडी है, तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगाएगी। ऐसा नहीं है कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगी, नहीं, बट ये इलेक्ट्रिक है और वो ग्रेविटेशनल, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इसके साथ अगर कंसीडर करेंगे तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नेचर सेम होना चाहिए। हम इसकी वजह से जो इधर लगने वाला फोर्स है ये F12 और इसकी वजह से इधर लगने वाला F21, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फोर्स हैं, तो ये नेचर में क्या है, सेम। तो एक्शन रिएक्शन पेयर की सबसे बड़ी जो बात है कि दोनों ही फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों ही फोर्सेस डिफरेंट बॉडी पर एक्ट होने चाहिए। जैसे इसने इस पर लगाया तो इसने इस पर लगाया, और दोनों ही जो फोर्सेज हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर की कुछ एक बात है। तो हम यहां पर देख रहे हैं ये सारी बातें सेटिस्फाई हो रही हैं कि दोनों जो फोर्सेज हैं उनका नेचर भी सेम है, दोनों फोर्स डिफरेंट बॉडीज पर भी लग रहे हैं और एक लाइन के अलोंग भी लग रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि F12 और F21 यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज हैं डिफरेंट बॉडीज पर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं। तो अब कूलम्स लॉ हमारा वेक्टर फॉर्म में ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में क्या है, एक्चुअली में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि जो 3D की प्रॉब्लम्स होती हैं, 3D में जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। तो देखिए कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगला है हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, मान लीजिए कि ये हमने एक एक्स एक्सिस कंसीडर की हुई है, वाई एक्सिस कंसीडर की हुई है। यहां पर हमने दो चार्जेस लिए हैं, एक चार्ज हमने मान लिया ये Q1 है और ये दूसरा चार्ज मान लीजिए ये Q2 है, और हमने मान लिया है Q1 Q2 जो है इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। देखिए जैसे अभी हमने कूलम्स लॉ पीछे प्रूव किया है कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर, वो हमने कब प्रूव किया है, जब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। आप उसको Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए भी कर सकते हैं। तो लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, वहां पर जो फोर्सेज बाहर की तरफ लग रहे थे वो फोर्सेज अब किधर आ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे। बाकी सारा प्रोसीजर वही है। तो कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो हमने मान लिया Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है और दोनों ही लाइक चार्ज है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है। मान लीजिए कि अच्छा तीसरी एक्सिस और मान लीजिए z एक्सिस, इस तरह से आप ले सकते हैं। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं आप मानने को इसको ले सकते हैं कि x1 y1 z1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। क्लियर। इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ये r1 वेक्टर लिखा जा सकता है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ये r2 वेक्टर लिखा जा सकता है। तो ये r1 r2 ये पोजीशन वेक्टर आप सब जानते हैं। अगर मैं r1 वेक्टर की वैल्यू पूछूं कितना है तो आप बताओगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अरे आता नहीं आता, r2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरह से इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, हमने r2 माना है तो ये होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये हमने इनके पोजीशन वेक्टर मान लिए। ठीक है जी। अब ये जो Q1 चार्ज है Q2 को रिपेल करेगा क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, इसको हम लिखेंगे F21 वेक्टर, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। इसी तरीके से ये इसको इधर रिपेल करेगा, मैं Q1 इधर लिख देता हूं, तो ये होगा F12 वेक्टर, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। बात क्लियर हो गई। तो अगर मान लीजिए मैं तुमसे कहूं कि F12 वेक्टर की वैल्यू लिखिए, F12 वेक्टर कितना है, तो आपको पता है F12 वेक्टर अभी हमने लिख करके देखा है वहां पर। तो क्या आया था वेक्टर फॉर्म में हमारा A Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड था ना। अरे यहां से अंदर का डिस्टेंस कितना R, तो R स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन बाई F12 किधर है, ऊपर। तो इस वाली डायरेक्शन का नाम, यानी कि ये चार्ज Q2 से Q1 की तरफ है, तो उसको मैंने लिखा था R21 कैप, तो मल्टीप्लाई बाई R21 कैप। इस तरह से हमने इस डायरेक्शन को लिख लिया था। तो ये हमारा फोर्स आ गया इस वेक्टर की वजह से इस वेक्टर पर। लेकिन यहां पर कोई पोजीशन वेक्टर तो है नहीं, हमें तो उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करें, इसमें R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे सामने आ जाएगा फिर A Q1 Q2 ओवर RQ, और ऊपर लिखा जा सकता है R इंटू R21 कैप। अब ये कौन सा वेक्टर बन गया, ये R वेक्टर बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम,
आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर ये वो वेक्टर जिसकी की लेंथ कितनी है, आर मीटर, और डायरेक्शन कौन सी है, चार्ज Q2 से Q1 की तरफ। तो Q2 से Q1 की तरफ, यानी कि ये एक तरह से देखा जाए कि मैंने ये एक वेक्टर बना दिया इधर से इधर की तरफ। तो इस वेक्टर की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक वेक्टर है यहां से यहां तक, तो इस वेक्टर की वैल्यू लिखिए, तो आप मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो तो कितना है r, और ये डायरेक्शन कौन सी है, R21 कैप। तो r वेक्टर जो बना तुम्हारा वो r इंटू R21 कैप बनेगा, नहीं बनेगा, यस। तो r इंटू R21 कैप को हम r वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि F12 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो a Q1 Q2 ओवर RQ मल्टीप्लाई बाई r वेक्टर, r वेक्टर। अब क्या आप r वेक्टर लिख सकते हैं, यस। आप ऐसे देखिए इसको कि ये तो R2 वेक्टर और ये r वेक्टर और ये R1 वेक्टर, तो आपको वेक्टर एडिशन आता है। तो R2 वेक्टर प्लस r वेक्टर, मैं इस r को r वेक्टर लिख रहा हूं, यहां से यहां तक r वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है इसका r, और डायरेक्शन कौन सी है इसकी, R21 वेक्टर या R21 कैप। तो R2 प्लस r वेक्टर की वैल्यू क्या लिखी जाती है, R1। तो फ्रॉम फिगर R1 की जो वैल्यू आएगी R1 वेक्टर, तो R1 वेक्टर तुम्हारा कितना आएगा, R2 प्लस R वेक्टर। अरे आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो यहां क्या चाहिए, R वेक्टर चाहिए। तो R वेक्टर की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर। नहीं आया समझ, अरे सिंपल सी बात है, R2 प्लस R बराबर R1 आएगा, वेक्टर एडिशन ही तो कर रहे हैं हम। तो यानी कि R2 प्लस R इक्वल टू R1, तो R की वैल्यू क्या आएगी, R1 माइनस R2, यहां आ गई। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, इसे चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा हमें, F12 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू a Q1 Q2 ओवर RQ और इंटू R वेक्टर कितना है, R1 माइनस R2। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि R वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो भाई साहब ये जो वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड लिख दो। तो F12 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू a Q1 Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q। ये हमारा पोजीशन वेक्टर फॉर्म में इस पर लगने वाला फोर्स आ गया। अगर मैं तुमसे कहूंगी ठीक है भाई इस पर लगने वाला फोर्स इतना है, तो इस पर लगने वाला फोर्स बताओ, तो आपको पता है दोनों ही चार्जेस क्या करेंगे, इक्वल अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर इस पर फोर्स की वैल्यू F12 है तो इस पर क्या होगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिमिलरली अगर हम देखें इसको, सिमिलरली F21 की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो ये तो माइनस F12 होता है ना, अरे अभी प्रूव किया है। तो F12 की वैल्यू आपको पता है, तो F21 वेक्टर कितना आएगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस a Q1 Q2 ब्रैकेट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आप चाहे इसका Q, तो देखो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखा जा सकता है कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू a Q1 Q2, तो R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1। यहां माइनस ले लोगे बाहर तो Q है, ये मैग्नीट्यूड ही तो है, तो आप चाहें तो इसको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का Q। ये भाई साहब वैल्यूज आ गए। अब इसको आप कैसे ध्यान रखोगे, जैसे आपको निकालना है F12 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 Q2 Q2, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे Q1 पर फोर्स निकालना, मतलब हमें इस पर फोर्स निकालना है, इस पर, तो हम इसके पोजीशन वेक्टर में से दूसरे वाले चार्ज के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। जैसे यहां पर क्या है F21, सॉरी ये F12, यानी कि Q1 पर फोर्स निकाल रहे हैं, किस पर फोर्स निकाल रहे हैं, Q1 पर। तो Q1 पर जब हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, Q1 के पोजीशन वेक्टर में से Q2 का पोजीशन वेक्टर माइनस कर रहे हैं। अरे R1, ये जो R1 है ये Q1 का ही तो पोजीशन वेक्टर है, R2 किसका है, Q2 का। तो जिस पर हम फोर्स फाइंड कर रहे होते हैं उसके पोजीशन वेक्टर में से दूसरे चार्ज के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि इस पर फोर्स बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे, इसके पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर माइनस करोगे, तो आप यहां पर लिखोगे a Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का Q। बात क्लियर हो गई, पोजीशन वेक्टर। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है
क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिखा है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों ही चार्जेस कैसे हैं, लाइक। अगर मान लो दोनों ही पॉजिटिव है तो भी 0 से बड़ा, दोनों नेगेटिव है तो भी 0 से बड़ा। सोचो कि अगर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो क्या ये फोर्सेज ऐसे होते बाहर की तरफ, जैसे ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, नहीं, तब क्या होता, अट्रैक्शन। तो आपको ये जरूर इसमें ध्यान रखना है कि Q1 और Q2 चार्जेस को विद साइन यूज करना है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है कि चार्जेस Q1 and Q2 must be put with sign, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं तो न्यूमेरिकल देखिए कैसे इसका लेंगे। मान लो कि एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, इनके मैग्नीट्यूड ले लो, कुछ डिस्टेंस पर रख दो या उनके कोऑर्डिनेट ले लो, जैसे भी आप करना चाहें। देखिए मान लीजिए कि हमने ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमने एक्स वाई प्लेन लिया है, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, बड़े क्वेश्चन अभी और ले लेंगे हम। मान लो कि ये चार्ज हमारा Q1 है, ये 3 माइक्रोकूलम का है, और दूसरा जो चार्ज है हमारा ये माइनस का 5 माइक्रोकूलम का है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है 2,3 और इसके कोऑर्डिनेट है 5,6। ये हमने कोऑर्डिनेट ले लिया। ये चार्ज है हमारा Q1, ये चार्ज है हमारा Q2। क्लियर? एक चार्ज Q1 कितना है, 3 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज Q2 कितना है, माइनस का 5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या है, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। भाई एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगा नहीं होगा। ए के कोऑर्डिनेट 2,3, बी के Q1 के कोऑर्डिनेट 2,3 और Q2 के कोऑर्डिनेट 5,6। तो हमें बताना है कि Q1 पर Q2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा। फाइंड F12 एंड F21, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो मैंने आपको बताया कि F12 अगर आपको निकालना है तो वो तो भाई साहब होगा ही A Q1 Q2 और ब्रैकेट। अब क्योंकि हम किस पर निकाल रहे हैं, Q1 पर, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर मान लो ये R1 है, हमने इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया, R1, और इस Q2 का पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, R2। तो आपको क्या करना है, R1 पोजीशन वेक्टर से R2 पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेना है R1 माइनस R2 का, और उसके बाद उसका Q कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको इन फॉर्मूले को यूज करने के लिए पोजीशन वेक्टर निकालना आना चाहिए। तो अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो R1 पोजीशन वेक्टर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो यहां कोऑर्डिनेट कितना है, 2,3। अगर x, y, z किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है 2, y की कितनी है 3 और z की कोई वैल्यू नहीं है, तो r की जगह क्या है R1। तो R1 क्या लिखेंगे 2i कैप प्लस 3 j कैप। इसी तरह से R2 वेक्टर लिखिए भाई, R2 कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो 5i कैप प्लस 6 j कैप। तो ये आपको पोजीशन वेक्टर पता चल गया। तो F12 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10⁻⁴ होता है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, मल्टीप्लाई बाई Q1 कितना है 2, Q2 कितना है -5 लेंगे प्लस 5। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है विद साइन इनको यूज करेंगे तो ये कैसा आएगा -5। अब R1 माइनस R2, तो R1 कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस R2 कितना है 5i कैप और माइनस 6j कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का Q। तो आपको पहले तो R1 माइनस R2 पता होना चाहिए, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2i कैप में से 5i कैप जाएंगे, कितना आएगा माइनस का 3i कैप, और इसमें से आएगा माइनस का 3j कैप। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जब मैग्नीट्यूड हम लेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो भाई साहब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आता है, अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 9, 3 3 9 प्लस 3 3 9, तो ये आ गया अंडर रूट 18। तो कितना आ गया 3√2। तो यानी कि मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ये आ गया तुम्हारा मॉड ऑफ R1 माइनस, यानी मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो ये मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो कितना है 3√2 का Q। तो F12 भाई साहब कितना निकलेगा, दिस इज इक्वल टू 5 2 10 माइनस का आएगा
तो 10 और ये हो गए 10 के पावर 9, तो 10 हो गए, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, और ये कितना आएगा माइनस का 3 आई कैप, और इसमें से 2 आई कैप में से 5 आई कैप जाएंगे, माइनस 3 आई कैप, और 3 में से ये जाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3 जे कैप डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाई रूट का क्यू करेंगे तो 2√2, तो यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए तो F12 की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू जो भी आएगा यहां से 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 और 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 27 टू जा 54, तो 54√2 इतने न्यूटन का फोर्स आया। क्लियर हो गया। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि F21 बताओ कि भाई इस पर लगने वाला फोर्स, तो यहां पर R1 की जगह क्या कर देते हैं हम R2 और R2 की जगह R1, बट आपको ये दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, कितने से कर रहा है F12 से, तो ये इसको इधर कितने से करेगा F21 से, और ये हम पढ़ चुके हैं कि F21 की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी माइनस F12, तो हम F12 तो निकाल चुके हैं, तो F21 क्या आएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस F12 और इसकी वैल्यू है तो ये माइनस आएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 और 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाई 54√2, ये भाई साहब इसकी वैल्यू आएगी। तो इसमें आपको एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मेरी कैलकुलेशन की कोई गारंटी नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन पर ध्यान दो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ये मैं आपको पहले कह रहा हूं। सारे वीडियोस की कैलकुलेशन पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, कैलकुलेशन आप चेक कर लें, कहीं हो सकता है किसी जगह कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो, बट फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस तरीके से हमने यहां पर ये जो फोर्स है ये हमने फाइंड कर लिया कि ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, इस पर कितना लगाएगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में हमने ये देख लिया कि इस चार्ज ने इस पर कितना फोर्स लगाया, इसने इस पर कितना फोर्स लगाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में जो कूलम्ब्स लॉ है इसी को ही 3D की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में यूज करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये प्रॉब्लम किसकी है? 2 डायमेंशन की, यानी 2D की XY प्लेन में है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जैसे कि 3D में आप देखेंगे कि कुछ एक स्क्वायर प्लेट है, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन। तो 3D की प्रॉब्लम्स को अगर हम इसमें देखें तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर प्लेट जिसकी की साइड a√2 है, ये हमने स्क्वायर प्लेट ले ली और इसकी साइड कितनी है? ये है स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट साइड है a√2, ये साइड दे रखी है, यानी कि ये a√2, ये भी a√2। इसके सेंटर्स पर q कूलम, सॉरी इसकी वर्टेक्स पर q कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ये q कूलम यहां पर चार्ज रखे हुए हैं। क्लियर हो गया? इसके सेंटर से, सेंटर क्या होगा? जहां पर ये डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे इसका ये डायगोनल और दूसरा डायगोनल ये, तो ये इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर से a हाइट पर, मान लो यहां पर हमने कहीं ले लिया ये a हाइट पर, यानी कि सेंटर से इस प्लेट के वर्टिकल, कैसे? प्लेट के वर्टिकल, यानी कि आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लो ये हमने एक प्लेट ले रखी है, जैसे ये प्लेट है, ये ऐसे रखी है, ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। तो यहां पर चार्ज रखा है, यहां पर चार्ज रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है, तो इसका जो सेंटर है कौन सा बनेगा? एक डायगोनल ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, तो इसका बीच में ये सेंटर आ गया। इसके सेंटर से a हाइट पर आपने यहां पर एक चार्ज q रख दिया, एक चार्ज q रख दिया। तो आपको बताना है इस q चार्ज पर इन चारों चार्जेस की वजह से, जो कि स्क्वायर प्लेट के कहां रखे हैं? वर्टेक्स पर, यानी कॉर्नर्स पर, उनकी वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो यहां पर ये चार्ज हमने q कूलम रख दिया, ठीक है, ये कितना रख दिया? q कूलम। तो इस q कूलम पर इन चारों चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। तो देखिए पहले तो आप इसको ज्वाइन करिए यहां पर इस तरीके से, ये साइड, ये यहां पर इस तरीके से, दूसरा इसको यहां पर ज्वाइन किया, और ये जो साइड है ये यहां पर इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया। थोड़ा सा साफ डायग्राम रहे इसलिए मैं डायगोनल्स को हटा रहा हूं, क्योंकि डायगोनल्स केवल मैंने इसलिए बनाए थे जिससे आपको ये पता चल जाए कि सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो यहां पर चार्ज q कूलम है,
कितनी हाइट पर है? सेंटर से ए हाइट पर। तो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो कितना है? ए। तो आपको बताना है कि अब ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये भाई साहब किसकी प्रॉब्लम है? 3 डायमेंशन में। अरे 3D में होगी नहीं होगी? तो 3D की जब भी प्रॉब्लम आपको मिले तो आप कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म यूज करें। तो देखिए कैसे हम इसको यूज करेंगे। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट को मैंने ऐसे बनाया, ये इसकी स्क्वायर प्लेट। ये साइड कितनी है? a√2। ये साइड कितनी है? a√2। मैंने क्या किया कि एक डायगोनल ये लिया और दूसरा मैंने डायगोनल ये कंसीडर किया। ये मैंने इसके 2 डायगोनल कंसीडर किए हुए हैं, ठीक है। ये इसके दोनों डायगोनल हो गए, तो ये इसका सेंटर हो गया। अब अगर मैं देखूं कि ये एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 पर काटेंगे। तो ये 90 डिग्री, ये 90 है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। एक राइट ट्रायंगल ये हो गया, एक राइट ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस राइट ट्रायंगल में हमें पता है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज a√2। तो फिर ये कब आएगा? जब ये साइड a हो और ये साइड a हो। इसी तरीके से इसको भी हम क्या लेंगे? a, और इसको भी क्या लेंगे? a। और यहां पर चार्जेस कितने कितने रखे हुए हैं भाई? q कूलम के चार्जेस रखे हुए हैं। कितने कितने रखे हैं? यहां पर भी q कूलम, यहां पर भी q कूलम, यहां पर भी q कूलम और यहां पर भी q कूलम। आप एक काम करिए, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए। दिस इज एक्स एक्सिस, हमने इस तरह से, और दूसरी जो एक्सिस कंसीडर की है ये हमने वाई एक्सिस, और यहां पर हमने परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस ले ली, यानी कि इस टाइप से। ये क्या है? जेड एक्सिस। तो आपको बताए ये सेंटर है स्क्वायर का, और जो दूसरा पांचवा जो चार्ज रखा है, 4 चार्ज तो इसके उस पर कॉर्नर्स पर आ गए। अरे आए नहीं है? 1 2 3 4, पांचवा चार्ज कहां है? सेंटर से ए हाइट ऊपर। तो ए हाइट जब ऊपर चलेंगे तो आप किधर जा रहे हैं? जेड एक्सिस की तरफ। अरे किधर जा रहे हैं? जेड एक्सिस तरफ। देख, ये हमने एक्स एक्सिस मानी है, ये हमने वाई एक्सिस मानी है। दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? ये 90 डिग्री। और जेड एक्सिस तेरी किधर हो गई? जेड एक्सिस हो गई बाहर की तरफ। तो जो चार्ज है पांचवा, वो जेड एक्सिस के ऊपर है। किसके ऊपर है? जेड एक्सिस के ऊपर। नहीं आ रही बात समझ में? अरे जेड एक्सिस पर चार्ज आया, नहीं आया? आ गया जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस पर चार्ज आ गया, कितनी दूर आया यहां से? ए दूरी पर। तो आप एक काम करिए, इनको इस कोऑर्डिनेट लिखिए। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो देखो, ये तो तुम्हारी एक्स एक्सिस और ये तुम्हारी वाई एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,a। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -a,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,-a। अरे आया नहीं आया भाई साहब? ये तो ओरिजिन हो गया। ये क्या बन गया? ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये ऊपर इधर की तरफ जेड एक्सिस। तो ये जो चार्ज है ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर है। यहां से तक ए दूरी ए है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0। पीछे चले तो ये भी डिस्टेंस ए, बट एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। मान लो ये एक्स डैश, ऐसे ये वाई डैश। तो इधर कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a,0। ये वाई एक्सिस के ऊपर आ गया तो कितना होगा? 0,a। तो इधर जाएगा तो 0,-a। और जो फिफ्थ चार्ज है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ फिफ्थ चार्ज, कोऑर्डिनेट ऑफ फिफ्थ चार्ज Q इज, उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे? 0,0,a। तो क्योंकि ये भी 3D में है तो इसमें जेड कोऑर्डिनेट यहां ले लीजिए, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो यहां पर 0 0 और हम बढ़ा देंगे क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट 0 आएगा यहां पर। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में, ये जो स्क्वायर है इसको हमने किसे माना हुआ है? स्क्वायर को हमने एक्स वाई प्लेन में कंसीडर किया हुआ है। स्क्वायर को किसमें कंसीडर किया है? एक्स वाई प्लेन में। क्लियर होगी बात? ठीक। अब मान लो मैंने इनको नाम दे दिया यहां पर, ये है कॉर्नर नंबर 1, ये है 2, 1 2, ये कॉर्नर 3, ये कॉर्नर 4, और जो पांचवा चार्ज रखा है वो हो जाएगा कॉर्नर नंबर 5। हाँ, तो कैसी फिगर हो गई ये पिरामिड हो गई। कैसी फिगर हो गई? पिरामिड। तो पिरामिड में जो पांचवा चार्ज है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट कितने? 0,0,a। तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमें इस फिफ्थ चार्ज Q पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए भाई साहब आपको देख किस किस की वजह से फोर्स लेना पड़ेगा फिफ्थ चार्ज Q पर? Q1 की मतलब इस पर 1 पर जो रखा है, 2 पर जो रखा है, 3 पर और 4 पर, सबकी वजह से लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि फोर्स ऑन चार्ज फिफ्थ ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट 1, यानी कि ये मैंने लिख दिया है F51। नहीं आई बात समझ में? F51 का मतलब क्या है? मतलब फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज, फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज
ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर नंबर 1। F51 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, A इंटू Q1 Q2, किसकी वजह से ले रहे हैं हम, इस वाले चार्ज की वजह से, तो इसे Q1 मान लो। और Q2 चार्ज तुम्हारा कहां है, जैसे ये Z एक्सिस है तो Z एक्सिस पर यहां रखा है, तो ये पांचवा चार्ज है ना, तो इसकी वैल्यू हम Q2 मान ले, तो Q2 बराबर कितना है 5, Q2 बराबर कितना है 5। तो यानी कि Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 बराबर जो है आपका वो भी Q है, सॉरी 5 नहीं, वो 5 है उस पर रखा हुआ, पांचवा चार्ज है, तो वो कितना होगा Q, कितना होगा Q। तो A Q1 Q2, और हम क्या लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, अरे पोजीशन वेक्टर किसका लेंगे, जिस पर फोर्स लग रहा है, तो किस पर लग रहा है, फिफ्थ पर लग रहा है, तो पोजीशन वेक्टर मान लो R5 है उसका, तो R5 माइनस R1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R5 माइनस R1, मॉड ऑफ R5 माइनस R1। अरे ये समझ में आया नहीं आया भाई साहब, पीछे मैंने बताया यहां पर जैसे हम ये लिख रहे थे, पहले हमने क्या लिखा था F12, तो यहां पर R1 आता था, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो जिस पर फोर्स लग रहा था, जिस पर फोर्स लग रहा था ये उसका पोजीशन वेक्टर था। यहां पर फोर्स हम कहां ले रहे हैं, जो Z एक्सिस पर पांचवा चार्ज रखा हुआ है उस पर इसकी वजह से कितना है, तो उस पर निकाल रहे हैं, तो उसके पोजीशन वेक्टर को माइनस, उसके पोजीशन वेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा, किसका पोजीशन वेक्टर, जो चार्ज प्लेस नंबर 1 पर रखा है, यानी कॉर्नर नंबर 1 पर रखा है, तो R5 माइनस R1, तो बताइए कितना आएगा, तो F51 की जो वैल्यू आएगी, F51 इज इक्वल टू कितना आएगा, A Q इंटू Q स्क्वायर। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है भाई साहब, आप चाहें तो इसको नंबर 1 2 3 4 इस तरह से, यानी कि ये हमारा पांचवा चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है हमारा पांचवा, तो इस पांचवें चार्ज पर इस चार्ज की वजह से हमें लेना है, तो इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से लेंगे, तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, ये पांचवा चार्ज है तो A Q1 Q2, तो Q इंटू Q, और पांचवें चार्ज पर ले रहे हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या माना है R5, तो R5 माइनस इसका पोजीशन वेक्टर क्या माना है R1, तो R5 माइनस R1 ओवर मॉड ऑफ R5 माइनस R1 का Q। तो अब इसको सॉल्व कर लो, R5 की वैल्यू बताओ, तो R5 यानी कि R5 तुम्हारा कहां है, देखो ये Z एक्सिस, तो पांचवा चार्ज यहां है, तो इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन करें, तो भाई साहब तो Z एक्सिस ही हो गई, क्या हो गई Z एक्सिस, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, लिखो किसी भी पॉइंट का कोड, अगर मान लो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, x, y, z हैं, तो पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अरे होता नहीं होता, तो अब क्योंकि उसके जो कोऑर्डिनेट हैं फिर चार्ज के 0 0 a हैं, तो R वेक्टर की जो वैल्यू आएगी 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस a के कैप, तो यानी कि R वेक्टर जो आएगा, R को मैं R5 लिख रहा हूं, पांचवा चार्ज है ना वो, तो ये आ गया a के कैप, तो यानी कि यहां से आ जाएगा a के कैप माइनस R1, R1 कौन सा है तुम्हारा पहला वाला चार्ज, तो यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर मैं लिख ही देता हूं, ये R1 वेक्टर हो गया, 2 पर जो है देख ये पोजीशन वेक्टर बनेगा इसका, ये R2 वेक्टर हो गया, 3 चार्ज तुम्हारा ये, तो ये R3 वेक्टर हो गया, और ये जो चार्ज बनेगा ये R4 वेक्टर हो गया, नहीं आया समझ, और R5 वेक्टर तुम्हारा ऐसे है बाहर की तरफ, ठीक है सॉरी, तो R1 की वैल्यू पुट करो, तो R1 की वैल्यू क्या आएगी 0 आई कैप प्लस a जे कैप, तो ये आएगा a जे कैप, अरे लिख लो तुम, R1 को क्या लिखेंगे a जे कैप, R2 को क्या लिखेंगे R2 वेक्टर, तो क्या बनेगा a आई कैप, R3 वेक्टर को क्या लिखेंगे R3 है ये वाला, तो क्या आएगा माइनस a जे कैप, R4 वेक्टर को क्या लिखेंगे, ये इधर जा रहा है तो माइनस सॉरी माइनस a आई कैप, इधर x के अपोजिट है ना, तो आई कैप हो गया, तो वैल्यू पुट कर दो, चलो ओवर क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो R5 माइनस R1, देख R5 माइनस R1 ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो ये आएगा अंडर रूट इसका कॉफिशिएंट यानी a स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशिएंट माइनस a स्क्वायर, तो F51 की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू a इंटू क्यू स्क्वायर ब्रैकेट माइनस a आई कैप प्लस a के कैप डिवाइडेड बाई ये कितना बन जाएगा a स्क्वायर, तो ये आएगा a√2, क्लियर हो गया। इसी तरह से F52 की वजह से निकाल लो, F52, तो F52 में वही a क्यू
यानी कि इस 2 की वजह से। तो Q1 Q2 वो तो सब में बराबर ही आना है, तो Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर, और अब हमें क्या करना है, R5 माइनस R2 ओवर मॉड ऑफ R5 माइनस R2। अरे कर लेंगे, नहीं करेंगे, हो जाएगा। तो ए क्यू स्क्वायर ब्रैकेट R5 तो हमें पता है कितना आया R5, अरे निकाला तो था, ये रहा ए के कैप। तो ए के कैप माइनस R2 वेक्टर देखो कितना आ रहा है वहां से, ए आई कैप डिवाइडेड बाई ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर। तो कितना बन गया यहां से, ये वेक्टर है, तो F52 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी ए क्यू स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस का ए आई कैप प्लस ए के कैप। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है, और ये बनेगा a√2। इसी तरीके से अगर हम देखें अगली जो वैल्यू है F53, यानी कि पांचवें चार्ज क्यू पर जो कि जेड एक्सिस के ऊपर आएगा, तीसरे चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो F5,3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सेम ए क्यू स्क्वायर, बाकी तो सबको सेम आ रहा है। तो करना क्या है, R5 में से हमें माइनस करना है R3 को, और डिवाइडेड बाई वही मॉड ऑफ R5 माइनस R3 का क्यू, सॉरी यहां क्यू आना है बेटा, क्या आना है यहां पर क्यू, तो इसका क्यू करते चलो, ठीक है, इसका भी यहां क्यू आएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, a इंटू क्यू स्क्वायर, और R5 में से उसको माइनस करेंगे तो R5 तो कितना है तुम्हारा, a के कैप माइनस R3 कितना है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का a R3 ये माइनस जे कैप अपॉन ये आ जाएगा a√2 का होल क्यूब। क्लियर। इसी तरह से F54, तो ये वही सेम a क्यू स्क्वायर और R5 माइनस R4, तो R5 तो वही a के कैप माइनस क्या आएगा R4 कितना माइनस ए आई कैप, तो ये हो जाएगा प्लस ए आई कैप डिवाइडेड बाई a√2 का होल क्यूब। तो हमें तो एफ नेट निकालना है ना, तो एफ नेट की वैल्यू कि भाई साहब पांचवें चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो सारे चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स को ऐड कर दो, तो ऐड करिए कौन सा आएगा, यानी F51 प्लस F52 प्लस F53 प्लस F54, इन सबको ऐड कर दीजिए वेक्टोरियली, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे, यहां से हम अगर एफ नेट लेंगे तो एफ नेट कितना बन गया, करो भाई साहब सबको ऐड, तो देखो एक चीज कॉमन है, ए क्यू स्क्वायर ओवर ये रहा यहां पर ए क्यू स्क्वायर ओवर a√2 का होल क्यूब, ये तो सब में आएगा ना। अरे देखो यहां पर भी आ रहा है ये, और F52 में भी आ रहा है, F52 देखिए ये रहा, F53 में भी आ रहा है, ये रहा, F54 में भी आ रहा है, तो ये तो सब कॉमन आ गया। तो यहां पर क्या रह जाएगा, देखो यहां पर बच गया आपका ये माइनस का ए आई कैप प्लस ए के कैप। फिर आगे देखो, यानी कि हमने F51 की वैल्यू लिख ली, ये वाला हो गया, F52 को देखिए ये रहा, तो प्लस करना है तो कितना करना है, यहां पर माइनस का ये आ जाएगा माइनस का ए आई कैप प्लस ए के कैप। फिर आगे प्लस करिए F53 का ये रहा, देखो ये क्या है, ए के कैप प्लस का ए जे कैप, प्लस अगले वाले को देखिए ये प्लस करिए तो क्या आएगा, ए के कैप प्लस ए आई कैप। आ गया, समझ नहीं आया, तो देखो अब इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है, ए आई कैप और ए आई कैप ये यहां पर कैंसिल, इधर देखिए यहां पर भी ये माइनस ए आई कैप आ रहे हैं। एक बार इसकी कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिएगा, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, यहां पर सॉल्यूशन होगा। कैलकुलेशन में कहीं आपको हो सकता है कोई मिस्टेक हो, इस चीज को आप चेक कर लो, बट फंडामेंटली ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3D में क्या बनेगा, क्यूब का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब है और जिसकी साइड दे रखी है ए, कितनी साइड दे रखी है इसकी, ए, ये ए साइड का एक क्यूब है, ठीक है। तो इसके जो वर्टेक्स हैं, पहले आप डायग्राम बना लो, ये हमने क्यूब बना लिया जी, बहुत बढ़िया, ये इसको ज्वाइन किया यहां पर इस तरीके से,
और ये यहां पर, ये Q हो गया। इसकी साइड ए दे रखिए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। और वर्टेक्स पर जो फोर्स चार्जेस जो रखे हुए हैं वो इक्वल चार्ज हैं Q कूलम। सभी चार्जेस इक्वल हैं Q कूलम, यानी यहां पर भी चार्ज Q, ये चार्ज भी Q, ये भी Q, 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 Q और Q। मान लीजिए मैं इनको नंबर दे देता हूं वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स नंबर 1 है, ये वर्टेक्स नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने वर्टेक्स नंबर दे दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स नंबर 6 ड्यू टू अदर चार्जेस, जो बाकी के चार्जेस हैं उनकी वजह से कितना फोर्स लगेगा इस पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही पोजीशन वेक्टर वाले जो फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई है वो आसान करेंगे इसको, क्योंकि 3D की जब भी प्रॉब्लम आए तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को यूज करिए, उससे सबसे ज्यादा आसान होगा। अदरवाइज भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाएगी, इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये एक्स एक्सिस मान लो, हमने इसको वाई एक्सिस मान लिया, दिस इज वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ इसको हमने जेड एक्सिस मान लिया। अब जब भी हम पोजीशन वेक्टर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो देखो आर, यानी कि जो वर्टेक्स नंबर 1 पर रखा है, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, तो वैसे इसके कोऑर्डिनेट तो 0,0,0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 वेक्टर। इसी तरह से अगर मैं R2 वेक्टर पूछूं आपसे कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर आएगा। तो जब भी आप पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहां पर, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो भाई साहब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना है a, जेड कोऑर्डिनेट 0। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखें, इसके देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है a, वाई कोऑर्डिनेट कितना है a और जेड कोऑर्डिनेट कितना है 0, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा कौन से प्लेन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में, तो जेड तो होगा ही नहीं इसमें। इसके कोऑर्डिनेट लिखिए a, 0, 0। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए 0, 0, a, क्योंकि साइड कितनी है a, क्या साइड दे रखी है a, तो ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पर ये पॉइंट नंबर 8 आ रहा है, यानी कि चार्ज यहां रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, a आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए जो 7 नंबर पर है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, वाईजेड प्लेन, तो वाईजेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू a है, जेड की वैल्यू भी a है। अरे ये वाईजेड प्लेन हो गया ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0। ये कौन सा प्लेन है, ये जो आ रहा है चार्ज 5वां नंबर का, ये कौन से प्लेन में आ रहा है, ये जेड और एक्स प्लेन में आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा a, 0 हो गया y और जेड कोऑर्डिनेट a। अब कौन सा रह गया तुम्हारा, ये तुम्हारा 3D में आ रहा है, यानी स्पेस में है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, a, तो इन सब के पोजीशन वेक्टर लिख लो पहले। R1 का 0, R2 क्या आएगा 0 i कैप प्लस a j कैप प्लस 0 k कैप, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं ai कैप, j कैप। इसी तरीके से R3 वेक्टर लिखिए, तो 3 चार्ज आपका ये रहा, तो इसको हम इसमें देखेंगे जेड कोऑर्डिनेट 0, तो ये होगा a i कैप प्लस a j कैप। इसी तरह से R4 वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो R4 ये रहा तुम्हारा, तो ये क्या आएगा a i कैप। इसी तरह से R5 वेक्टर लिखेंगे तो 5वां देखो कहां है तुम्हारा चार्ज, 5वां ये रहा, तो ये क्या बनेगा a i कैप प्लस 0 j कैप प्लस a k कैप। इसी तरह से R6 वेक्टर हम लिखेंगे तो 6 वाला कहां है तुम्हारा, ये रहा, तो ये आएगा a i कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप। अरे आया, समझ में नहीं आया। इसी तरह से R7 वेक्टर लिखो, पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं हम सभी के, भाई साहब सबकी जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, पड़ती है, तो R7 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा a j कैप प्लस a k कैप। इसी तरह से R8 वेक्टर जो लिखा जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट है तुम्हारे 0, 0, 0, तो वो बनेगा a k कैप। ये सबके पोजीशन वेक्टर आपको पता चल गया। अब हमें बताना है कि सारे चार्जेस मिलकर के इस पर कितना फोर्स लगाएंगे। तो मान लीजिए जो पहला चार्ज है हमारा Q1 की वजह से जो लगने वाला फोर्स है 6 पर, तो F61, इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स नंबर 6 ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स नंबर 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला आप जानते हैं, a
Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो Q1 इसे मान लो, Q2 इसे मान लो, यानी Q1 Q2 सभी क्या है, Q है, तो Q इंटू Q स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा। अब क्योंकि हम वर्टेक्स नंबर 6 पर रखे हुए चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इसका क्योंकि जिस पर फोर्स हम निकाल रहे होते हैं उसके पोजीशन वेक्टर में से हमें माइनस करना होता है किसका पोजीशन वेक्टर, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। अरे यही तो सिखाया है पिछले वालों में। और Q1 Q2 को किसके साथ देते हैं, विद साइन, लेकिन यहां तो सारे क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए Q1 Q2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां आएगा ये R6 माइनस R1, तो R6 माइनस R1, R6 की वैल्यू कहां है, ये, तो ये आ गया ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप माइनस R1, तो R1 तो भाई साहब कितना है, 0 है, तो 0 वेक्टर, तो एक तरह से क्या आ गया, ये इतना ही आ गया, और डिवाइडेड बाई जो तुम्हारा R6 माइनस R1 वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड, तो ये जो आया है तुम्हारा ये वाला, ये R6 माइनस R1 ही तो आया है, तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर का क्यूब। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप निकालिए F62, तो F62 तो वही a, आप देखो 6 पर 2 की वजह से निकालना है, यानी कि ये जो चार्ज है ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो क्या आएगा a Q1 Q2, तो Q1 Q2 सेम है, तो ये हो गया Q स्क्वायर, और ये आएगा R6 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R6 माइनस R2 का क्यूब। तो भाई साहब ये वैल्यू आएगी F62 इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर, और R6 तो कितना है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप माइनस R2 देखो कहां है तुम्हारा, ये रहा, ए जे कैप, अरे आया नहीं आया, आ गया ना, तो ए जे कैप से ए जे कैप गया, तो यहां से आएगा दिस इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर और ए आई कैप प्लस ए के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड लेना है पूरे का, तो अब क्या आएगा मैग्नीट्यूड इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। आएगा नहीं आएगा। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, F63, तो सारे फोर्सेस फाइंड किए जा सकते हैं, यानी कि ए क्यू स्क्वायर और ये आ गया आपका R6 माइनस R3, R6 माइनस R3 मॉड ऑफ R6 माइनस R3 का क्यूब। तो ये सब कर लीजिए भाई, a क्यू स्क्वायर और ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप माइनस R3 की वैल्यू देखो कितनी है, R3 माइनस का ए आई कैप प्लस ए जे कैप, तो प्लस हो जाएगा यहां माइनस, और डिवाइडेड बाई इसका मॉडल ले लेंगे तो देखो बचेगा कितना, ए जे कैप से ए जे कैप, ए आई कैप से ए आई कैप, तो क्या रह गया, ए के कैप रह गया, तो ये हमारा जो बचेगा यही तो आएगा मॉड ऑफ R6 माइनस R3, तो क्या रह गया मॉड ऑफ R6 माइनस R3 ए के कैप, तो ये बनेगा ए क्यू। इसी तरह से F6 क्या लेना है हमें, 4, F6 4, अरे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसे निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे सारे, ऐसे ही क्या आ जाएगा फिर, F6 कितना आएगा 3, F6 2 सॉरी नहीं 5, ये 5 आएगा, F6 पर 6 की वजह से आएगा ही नहीं, अरे से खुद का थोड़ी लेंगे, तो फिर किसका बचेगा यहां पर, F6 7 और F6 8, यानी कि टोटल 8 चार्ज है। कितने चार्ज है, 8, तो 8 में से एक तो हमारा ये हो ही गया, तो बाकी के 7 आने चाहिए ना, तो 7 की वजह से लगेगा, तो देखो करो काउंट, 1 2 और 3 4 5 6 और एक 7, तो ये जैसे हमने ये फाइंड किए तो वैसे ही इनकी वैल्यूज भी फाइंड की जाएंगी। भाई साहब आपको करना है खुद, और फिर नेट कैसे लिखेंगे, एफ नेट अगर आपको लिखना है कि भाई साहब नेट कितना लगा, तो सबको जोड़ दो, F61 प्लस F62 प्लस F63 प्लस F64 प्लस F65 प्लस F67, 6 का नहीं आ सकते, प्लस F68, ये F नेट आएगा। इन सबको ऐड करिए, जैसे कि F61 की वैल्यू आ गई, 62 की आ गई, 63 की आ गई, ऐसे इन सब की वैल्यूज निकालोगे, आप ऐड करोगे तो आप देखेंगे कि ये तो सब में कॉमन आ ही रहा है,
अरे सब में कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो बाकी के जो भी है वो सारे वेक्टर्स आपको ऐड कर देने। तो देखिए यहां पर जो हमने डिस्कस किया है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो हमारा डिस्कशन हो गया है। कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, वो डिस्कशन हो गया है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस मैंने कर लिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी 3D की प्रॉब्लम आए तो कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म यूज करें, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से। और जो मैंने आपको काम दिया है कि ये जो वैल्यू फाइंड करिए, इसको जरूर आप कैलकुलेट करें। ऐसा नहीं है कि सर ने छोड़ दिया है तो हमको भी छोड़ना है, ये आपको करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो जब देखते हैं तो वीडियो में कमेंट्स जरूर लिखें कि आपको ये कैसा लग रहा है। ऑल द बेस्ट।